हेलो एवरीवन, आई वेलकम्स यू ऑल इन दिस वीडियो। एंड आज हम डिस्कस करने वाले हैं हरियाणा में पंचायती राज अधिनियम 1994 के बारे में। इसके अलावा इस वीडियो में रहेगा कि हरियाणा में पंचायती राज के संबंध में क्या क्या सुधार किए गए हैं, कौन कौन सी ग्राम विकास समितियां हरियाणा के अंदर बनाई गई है ताकि ग्रामीण इलाकों का विकास हो सके। और इसके अलावा ग्राम पंचायतों को कुछ अधिकार भी दिए गए हैं, तो वो अधिकार भी हम इस वीडियो के अंदर डिस्कशन करने वाले हैं। और आइए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो सेशन को थोड़ा बेसिक इन्फॉर्मेशन से कि स्थानीय स्वशासन आखिर होता क्या है, या पंचायती राज ये शब्द कहाँ से आया और कहाँ से ये सब जो शुरुआत है वो हुई। ठीक है, तो स्थानीय स्वशासन का मतलब होता है सत्ता का विकेंद्रीकरण, ताकि जो सत्ता है वो एक जगह केंद्रित ना रहकर उसको स्थानीय स्तर पर विभाजित कर दिया जाए, ताकि जो आम लोग हैं वो भी अपनी भागीदारी अपनी आवश्यकता अनुसार शासन संचालन में कर सके। ठीक है, और जो स्थानीय स्वशासन या पंचायती राज है वो महात्मा गांधी की एक संकल्पना थी कि ग्राम स्वराज्य की स्थापना की जाए। ठीक है, और उन्हीं के प्रयासों के फलस्वरूप स्वतंत्रता के बाद 1957 में जो है एक कमेटी का गठन हुआ, जिसे बलवंत राय मेहता समिति कहा जाता है, जिसने 1959 के अंदर अपनी जो है सिफारिशें दी। और इसी के फलस्वरूप राजस्थान के नागौर जिले से पंचायती राज व्यवस्था की जो शुरुआत है वो हुई। ठीक है, इसने कहा था कि 1957 में इसको गठित किया गया। 1958-9 में इसने अपनी रिपोर्ट दी, जिसके आधार पर जो है त्रिस्तरीय पंचायती राज की इसने सिफारिश की। और सबसे पहले नागौर जिले से इसकी शुरुआत की गई पंचायती राज व्यवस्था की। देन फिर इसके ऊपर और भी समितियां गठित की गई, जिसमें अशोक मेहता समिति है 1977 के अंदर। देन इसके बाद सिंघवी समिति है 1986-87 के अंदर, और थुंगन समिति है जो कि 1989 के अंदर बनाई गई। तो इन्होंने कहा कि जो ये पंचायती राज व्यवस्थाएं हैं इनको संवैधानिक दर्जा भी दिया जाना चाहिए। तो इसी के फलस्वरूप 1992 के अंदर संसद में जो है कुछ संविधान संशोधन हुए, जिसमें 73वां 74वां संविधान संशोधन जिन्हें कहा जाता है। और 73वें संविधान संशोधन के अकॉर्डिंग जो पंचायती राज व्यवस्था है उनको संवैधानिक दर्जा दिया गया। और 74 के अकॉर्डिंग जो नगरीय शासन व्यवस्था है उनको यहाँ पर संवैधानिक दर्जा दिया गया। ठीक है, और इन्हीं संविधान संशोधनों के जो है फलस्वरूप पंचायती राज व स्थानीय स्वशासन में सुधार और स्थायित्व आया, और इन्हें संवैधानिक दर्जा इन संस्थाओं को प्राप्त हुआ। संविधान के अंदर पंचायतों व स्थानीय स्वशासन से संबंधित भाग 9 में कई उपबंध है, और इसके अलावा 11वीं और 12वीं अनुसूची जो है जोड़ी गई संविधान के अंदर। और भारत में पंचायती राज व्यवस्था बेसिकली त्रिस्तरीय है, जिसमें ग्राम स्तर पर ग्राम सभा, खंड या प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद होती है। पंचायत के सदस्यों और सरपंच का जो चुनाव है वो प्रत्यक्ष रूप से होता है। मध्य स्तर पर जो अध्यक्ष है उसका चुनाव भी प्रत्यक्ष रूप से होता है, लेकिन जो जिला स्तर पर जो चुनाव होता है वहाँ पर मताधिकार केवल वही लोग कर सकते हैं जो जिला परिषद के चुने हुए सदस्य हों। तो अब डिस्कशन करते हैं जो स्थानीय स्वशासन संस्थाएं हैं, क्या उनमें किसी विशेष कैटेगरी को क्या कोई आरक्षण दिया हुआ है। तो यहाँ पर पिछड़ी जाति, अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों के लिए उनकी जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण की व्यवस्था की गई है। और अगर बात करें महिलाओं की, तो महिलाओं के लिए 1/3 स्थान इसमें आरक्षित किए गए हैं। और जो ये आरक्षण होता है वो चक्रीय पद्धति पर होता है, यानी कि एक बार जो है महिलाओं की सीट होगी, एक बार SC STs की सीट होगी, एक बार जनरल की सीट होगी। तो इस तरीके से यहाँ पर चुनाव जो है करवाए जाते हैं। कार्यकाल इन संस्थाओं का कितना होता है, तो पंचायती राज संस्थाओं के लिए 5 वर्ष की समान अवधि की व्यवस्था है। और यदि किसी कारणवश ये संस्था भंग हो जाती है तो भंग किए जाने की तारीख से 6 महीने की अवधि समाप्त होने से पहले ही निकाय के गठन हेतु चुनाव प्रक्रिया पूरी की जाती है। ठीक है, तो जैसे ही ये भंग होती है तो भंग हो जाने की तारीख से 6 महीने की अवधि खत्म होने से पहले ही जो चुनाव प्रक्रिया वो पूर्ण हो जाती है। अब वित्तीय अधिकार इनको क्या क्या प्राप्त है, तो पंचायतों को दर, शुल्क, प्रभार आदि लगाने की व्यवस्था है। और वित्तीय स्थिति की समीक्षा और सरकारों को संस्तुतियां देने के लिए, ताकि जो अगर ग्राम पंचायत को किसी फंड की आवश्यकता है और वो सरकार तक वो बात कौन लेके जाएगा, तो उसके लिए आयोजित किया गया है वित्त आयोग। तो प्रत्येक 5 वर्ष के लिए एक राज्य वित्त आयोग के गठन की व्यवस्था यहाँ पर की गई है। ठीक है, और इसके अलावा ई गवर्नेंस सेंटर भी
जो है राज्य में स्थापित किया गया हरियाणा में उत्कृष्ट और कम खर्चीली ई गवर्नेंस के लिए, सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार लाने और जनता को समुचित जानकारी प्रदान करने के लिए कई सार्वजनिक उपाय लागू किए गए हैं। सरकार ने ई गवर्नेंस के लिए एक सेंटर खोला, एक केंद्र खोला है, जिसमें सर्वर कक्ष होता है, ज्ञान केंद्र होता है, विकास केंद्र होता है, वेब स्टूडियो, प्रशिक्षण प्रयोगशाला, डिजिटल लाइब्रेरी, प्रौद्योगिक केंद्र और वीडियो कॉन्फ्रेंस आदि जो कक्ष है उनकी सुविधाएं हैं। यह केंद्र सरकारी विभाग, बोर्ड और निगम के कर्मचारियों को प्रशिक्षण प्रदान कर रहा है ताकि जो है बेहतर यहाँ पर सेवाएं दी जा सके। प्रदेश सरकार ने राज्य में सूचना प्रौद्योगिकी शिक्षा के में विस्तार के लिए पहल करते हुए ब्लॉक स्तर पर कंप्यूटर मतदान केंद्र भी स्थापित किए हैं। ठीक है, तो आइए अब डिस्कस करते हैं हरियाणा में पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ। ठीक है, तो हरियाणा राज्य के गठन के बाद संविधान के 73वें संविधान संशोधन के अनुरूप हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 बनाया गया, जो कि 22 अप्रैल 1994 से प्रभावी हुआ। यानी कि 22 अप्रैल 1994 से हरियाणा पंचायती राज अधिनियम लागू हो गया। 24 अगस्त 1994 को हरियाणा पंचायती राज निर्वाचन नियमावली 1994 की रचना की गई। नियमावली कब बनी इसकी? 24 अगस्त 1994 को। और इसके बाद 16 फरवरी 1995 को हरियाणा पंचायती नियम 1995 अधिसूचित कर दिया गया। तो अधिसूचित करने की तिथि क्या है? 16 फरवरी 1995। 14 अगस्त 1996 को हरियाणा पंचायती राज वित्त, बजट, लेखा अंकेक्षण, कर और कार्य नियमावली 1996 अधिसूचित किया गया। ठीक है, अब जो हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 है, उसके तहत राज्य में पंचायती राज संस्थाओं को संविधान की 11वीं अनुसूची में वर्णित 29 विषयों के संबंध में अधिकार और कर्तव्य सौंपे गए हैं। यानी कि पंचायती राज संस्थाओं को 29 विषय पर अधिकार और कर्तव्य सौंपे गए हैं, जो कि इन्हें अपने क्षेत्र में करने होते हैं, और ये इनका वर्णन किया गया संविधान की 11वीं अनुसूची के अंदर। ठीक है, तो ये विषय कौन कौन से हैं? तो इनमें कुछ विषय है ईंधन, सड़कें, पुल, घाट, शिक्षा, विद्युतीकरण, परिवार कल्याण, मेले, विभिन्न तरह की योजनाएं जो गरीबी उन्मूलन करे, और पर्यावरण संरक्षण, वृक्षारोपण, चकबंदी, भूमि सुधार, पेयजल, पशुपालन, नहर सिंचाई, पशुओं का चारा, विभिन्न प्रकार के ग्रामों उद्योग, सार्वजनिक वितरण व्यवस्था, सार्वजनिक स्वास्थ्य आदि से संबंधित जो विषय है वो यहाँ पर ग्राम पंचायतों को सौंपे गए। हरियाणा में ग्रामीण स्वशासन प्रक्रिया की शुरुआत 22 अप्रैल 1994 को हुई। तो क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जा सकता है कि उस टाइम हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन थे? तो ये थे चौधरी भजन लाल। ठीक है, हरियाणा सरकार ने 1994 में पंचायती राज संस्था अधिनियम और हरियाणा नगरीय विकास अधिनियम पारित करने के बाद 5 आम चुनाव यहाँ पर हो चुके हैं। 1995 में, 1 में, 2005 में, 9 में, 14 में। ठीक है, देश में प्रथम बार पंचायती राज अधिनियम को नागौर राजस्थान में लागू किया गया 2 अक्टूबर 1959 से। जो पंचायती राज है वो राज्य सूची का विषय है और इसके अधीन 29 विषय आते हैं। और पंचायती राज को 73वें संविधान संशोधन के तहत संविधान के भाग 9 के अनुसार अनुच्छेद 243 और 11वीं अनुसूची में जोड़ा गया है। तो अनुच्छेद यहाँ पर 243 जो है वो यहाँ पर पंचायती राज से संबंधित है, और 11वीं अनुसूची में भी इसका जो है पंचायती राज से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। आइए अब देखते हैं कि ग्राम पंचायत क्या होती है। तो ग्राम पंचायत का जो प्रमुख होता है वो सरपंच होता है, और ग्राम सभा सदस्यों द्वारा इसको निर्वाचित किया जाता है। पंचायत क्षेत्र के विभिन्न वार्डों में कुछ पंच भी चुने जाते हैं, जिनमें 6 से 12 पंच का निर्वाचन होता है। और हरियाणा में अगर हम वर्तमान में बात करें तो हरियाणा के अंदर कुल हरियाणा में वर्तमान में कुल 6212 ग्राम पंचायत है। इससे पहले ये आंकड़ा था 6197 का। ठीक है, तो अगर ऑप्शन में आपको ये मिलता है तो आप इस पर टिक कर सकते हैं, अदरवाइज यू कैन गो विद 6212। नेक्स्ट है पंचायत समिति। इसमें एक अध्यक्ष होता है, एक उपाध्यक्ष होता है, प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदस्य और क्षेत्र से निर्वाचित विधानसभा के सदस्य जो है इसके सदस्य होते हैं। वर्तमान में हरियाणा में कुल 126 पंचायत समितियां हैं। ठीक है, तो ये डेटा आपको ध्यान रखना है, 126 पंचायत समितियां हैं। नेक्स्ट है जिला परिषद।
इसमें जिले के वार्डों से प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदस्य, जिले की सभी पंचायत समितियों के अध्यक्ष और जिला क्षेत्र से निर्वाचित लोकसभा सदस्य और विधानसभा सदस्य इसमें शामिल होते हैं। वर्तमान में कुल 22 जिला परिषद है। पंचायती राज व्यवस्था के प्रशासन हेतु राज्य में शीर्ष संस्था विकास एवं पंचायत निदेशालय है। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि राज्य में पंचायती राज व्यवस्था के प्रशासन हेतु शीर्ष संस्था इनमें से कौन सी है? तो दिस इज विकास एवं पंचायत निदेशालय, जिसका प्रमुख जो है वो निदेशक होता है। और अगर हम बात करें जिला और खंड स्तर पर, तो जिला और खंड स्तर पर क्रमशः जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी, जिसको DDPO या डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट पंचायत ऑफिसर, और खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी, जिसको ब्लॉक डेवलपमेंट एंड पंचायत ऑफिसर जो है कहा जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि हरियाणा में पंचायती राज के संबंध में कुछ सुधार किए गए हैं। तो हरियाणा पंचायती राज अधिनियम में नए सुधार के अनुसार राज्य में वर्ष में 2 बार जो है ग्राम सभा की बैठक अनिवार्य होती है, एक तो 13 अप्रैल को और एक 2 अक्टूबर को। ठीक है, चलिए, सरपंचों को निर्धारित सीमा से अगर अधिक धनराशि वो रखते हैं, नगद धनराशि, तो ऐसी राशि पर 21% की दर से दंडात्मक ब्याज लेने का प्रावधान किया गया है। तो सरपंच अब जो है निर्धारित सीमा से अधिक नगद राशि अपने पास नहीं रख सकते हैं। राज्य में उप सरपंच का पद समाप्त कर दिया गया है और सरपंच के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाने के प्रावधान को समाप्त करने की व्यवस्था की गई है, जिससे उसकी कार्यप्रणाली को और अधिक प्रभावी और सुचारू बनाया जा सके। अगर सरपंच और पंच जो है अदालती मामलों में टाल मटोल करते तो उस प्रवृत्ति को रोकने के लिए 6 वर्ष की अवधि के लिए उनको निलंबित करने की व्यवस्था भी यहाँ पर राज्य सरकार द्वारा की गई है। और हरियाणा में चुनाव कार्यक्रम घोषित होने के 7 दिन के अंदर जो सरपंच है उसको अपना पद यहाँ पर छोड़ना होता है। ठीक है, अब देखते हैं कि हरियाणा में ग्राम विकास समितियों का गठन किया गया है, तो इनका क्या क्या मेन ऑब्जेक्टिव है। तो हरियाणा में विकास समितियों के गठन का निर्णय ग्रामीण क्षेत्रों के विकास प्रक्रिया को तेज करने और विकास कार्यों में गुणवत्ता व पारदर्शिता लाने और उसमें अधिक लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु किया गया। तो विकास समितियों के गठन का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? ताकि जो विकास प्रक्रिया है वो तेजी से हो, विकास कार्यों में गुणवत्ता आए, पारदर्शिता आए और लोग जो है अधिक से अधिक भागीदारी अपनी सुनिश्चित कर सकें। ग्रामीण विकास के जो काम विभिन्न एजेंसियों से करवाए जाते हैं, अब उन्हें विकास समितियों के माध्यम से ही करवाया जाए। सरकार द्वारा पैसा सीधे पंचायतों को भेजा जाता है, जो ग्राम विकास निधि नामक खाते में जमा होता है और उसका संचालन अब सरपंच और 2 अन्य सदस्य करते हैं। तो ये एक समिति बनाई जाती है, ग्राम विकास समिति, जिसमें जो सरकार द्वारा जो निधि आती है, पैसा आता है, उसका संचालन सरपंच और अन्य 2 सदस्य मिलकर विकास कार्यों में करते हैं। कुछ प्रोत्साहन और पुरस्कार भी यहाँ पर जो है दिए जाते हैं पंचायती राज संस्थाओं को। जो पंचायती राज संस्था बेहतर कार्य करती है उसे राज्य सरकार द्वारा पुरस्कृत करने का निर्णय लिया गया है। जिला परिषदों को प्रथम, द्वितीय व तृतीय पुरस्कार में 2 जो है क्रमशः 8 लाख रुपए, 5 लाख रुपए और 3 लाख रुपए दिए जाते हैं। अगर गाँव में जो है खुले में मल त्याग नहीं होता है तो उस गांव को 5 लाख रुपए की जो पुरस्कार राशि है वो दी जाती है। इसके अलावा प्रत्येक जिले के श्रेष्ठ गांव को 5 लाख रुपए और राज्य के श्रेष्ठ गांव को 10 लाख रुपए का चौधरी देवीलाल पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि पंचायती राज संस्थाओं को कुछ अधिकार भी दिए गए हैं ताकि वो अपने कार्य सुचारू रूप से कर सकें। तो इसमें सबसे पहले है कि 1999 के बाद पंचायती राज संस्थाओं को अधिक प्रशासनिक और वित्तीय अधिकार प्रदान किए गए। तो कब के बाद? तो 1999 के बाद पंचायत समितियां जो है 3 लाख रुपए, जिला परिषद 5 लाख रुपए तक के कार्य करवा सकती है और सरपंच या फिर जो ग्राम पंचायत है वो भी अब 1,25,000 तक का जो विकास कार्य गाँव में होता है वो सरपंच करवा सकता है, और इससे पहले यह सिर्फ 25,000 रुपये तक था। राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों के अनुसार स्टाम्प ड्यूटी होती है कि जो प्रॉपर्टी की सेल पर या प्रॉपर्टी की को बेचने पर जो टैक्स वगैरह सरकार इम्पोज करती है, तो दिस इज स्टाम्प ड्यूटी। और रजिस्ट्रेशन फीस का 3% भाग अब पंचायती राज संस्थाओं को दिया जाएगा। ठीक है, इसके अलावा जो पशु मेले हैं उनसे जो आय प्राप्त होती है तो उसकी 20% राशि को सरकार अपने पास रखती है और बाकी जिला परिषदों को आवंटित कर देती है।
देन ग्राम पंचायतों को उनके क्षेत्रों में स्वच्छता एवं पर्यावरण सुधार के लिए कम से कम 2400 रुपये और अधिक से अधिक 8400 रुपये की राशि का अनुदान उनकी जनसंख्या के आधार पर किया जाता है। पंचायत समिति व जिला परिषद के भवनों की देखरेख के लिए 25 लाख रुपए की राशि का प्रावधान किया गया है। यहाँ पर हुआ हमारा पंचायती राज संस्थाओं से संबंधित। अब देखते हैं नगर निकाय। हरियाणा में 74वें संविधान संशोधन द्वारा नगरों में स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था की गई। संविधान के भाग 9A में अनुच्छेद 243 त से यह 6 तक का संबंध शहरी निकाय से है। छोटे नगरों में नगरपालिका होती है, बड़े नगरों में नगर निगम होता है और नगरों को अनेक वार्डों में बांटकर नगरीय स्थानीय निकायों का गठन किया जाता है। इनके अध्यक्ष को मेयर या चेयरमैन कहा जाता है। नगर निकायों को भी पंचायती राज व्यवस्थाओं की तरह वित्तीय और प्रशासनिक अधिकार प्राप्त है। चुनाव और आरक्षण की व्यवस्था भी पंचायतों के समान ही है। राज्य चुनाव आयोग चुनाव से संबंध और राज्य वित्त आयोग वित्तीय सुपुर्दगी से संबंधी निकाय है। और वर्ष 1973 के अधिनियम खंड 2A के अनुसार राज्य में शहरी स्थानीय निकायों को 3 भागों में बांटा गया। तो 3 भाग देखते हैं कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहले है नगर पालिका समिति। तो ऐसे क्षेत्र जिनकी जनसंख्या 20,000 से ज़्यादा लेकिन 3 लाख से अधिक नहीं है, यानी कि 20,000 से 3 लाख के बीच में जनसंख्या जहाँ पर है तो वहाँ नगर पालिका समिति का गठन किया गया है। और वर्तमान में अगर हम नगर पालिका समितियों की बात करें तो यहाँ पर अब ये आंकड़ा 58 हो गया है। ठीक है, तो राइट आंसर यहाँ पर 58 हो जाएगा। देन अगर हम बात करें नगर पालिका परिषद, तो नगर पालिका परिषद ऐसे क्षेत्रों में जहाँ पर जनसंख्या 3 लाख से ज़्यादा लेकिन यहाँ पर 10 लाख से कम हो तो वहाँ पर गठन किया जाता है नगर पालिका परिषद का। वर्तमान में 21 नगर पालिका परिषद है। अगर ये आंकड़ा 22 भी आए तो आप लोग इसको 22 टिक करिए। ठीक है, तो वर्तमान में 22 हो गई है। नेक्स्ट है नगर निगम। जिन क्षेत्रों में जनसंख्या 10 लाख से अधिक है वहाँ पर नगर निगम की स्थापना की गई है। वर्तमान में हरियाणा में 11 नगर निगम है, जिसमें फरीदाबाद, गुरुग्राम, अंबाला, पंचकुला, यमुनानगर, रोहतक, हिसार, पानीपत, करनाल, सोनीपत और देन हमारा मानेसर है। ठीक है, और मानेसर को अभी जो है लगभग 23 दिसंबर 2020 को जो है इसको नगर निगम का दर्जा दिया है। और इससे पहले कौन सा नगर निगम बना था? सोनीपत, जो कि 2005 में इसको नगर निगम का दर्जा दिया था। मई 1994 में हरियाणा विधानसभा में विधेयक पारित कर फरीदाबाद नगर निगम की स्थापना की गई। फरीदाबाद नगर निगम का दर्जा इसको मिला। 18 मार्च 2010 को हरियाणा के 7 बड़े नगरों हिसार, रोहतक, पंचकुला, यमुना, अंबाला, पानीपत और करनाल को भी नगर निगम का दर्जा दिया गया और स्थानीय निकाय विभाग की एक अधिसूचना द्वारा जो है इसको ये दर्जा प्राप्त हुआ। अगर हम बात करें प्रथम नगर निगम तो ये फरीदाबाद है, दूसरा गुरुग्राम है, अंतिम नगर निगम सोनीपत है। हालांकि अब तो मानेसर है। जो सोनीपत है वो 1 जून 2015 को 2015 को ये नगर निगम बना था। और सबसे बड़ा नगर निगम फरीदाबाद है, सबसे छोटा नगर निगम जो है जनसंख्या के आधार पर पंचकुला है। नगर स्वशासन के सदस्यों को पार्षद कहकर संबोधित किया जाता है और नगर निगम प्रणाली मेयर परिषद प्रणाली का अनुसरण करती है। ठीक है, अब बात करते हैं पंचायती राज के कुछ प्रमुख कार्य। तो सोनीपत को 1 जून 2015 को नगर निगम घोषित किया गया। ग्राम पंचायतें बिजली, पेयजल, सिंचाई के पानी की चोरी को रोकने के बारे में संबंधित विभाग को अपना भरपूर सहयोग देती है तथा गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत संसाधन पंचायत समिति की सलाह पर ही लाभार्थियों को उपलब्ध करवाए जाते हैं और इस बारे में पंचायतें अपनी सिफारिश पंचायत समितियों को भेजती है। वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन, अपंग पेंशन के लिए जो पात्र व्यक्ति है उनका चयन ग्राम पंचायत ही सिफारिश करते हैं, उसी आधार पर उनका चयन होता है। सरपंच या पंच उपस्थिति में पेंशन का वितरण किया जाता है। राजकीय प्राइमरी स्कूल सीधे जिला परिषदों के नियंत्रण में कार्य करेंगे और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और उप स्वास्थ्य केंद्र में कार्यरत कर्मचारियों के अवकाश के संबंध में पंचायती राज संस्था अपनी टिप्पणी दे सकती है। इसके अलावा जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता है, आंगनवाड़ी सहायक है, उनके चयन के लिए जो कमेटी गठित की जाएगी उसमें एक महिला सदस्य को भी शामिल किया जाएगा और अगर पौष्टिक आहार का आंगनवाड़ी द्वारा वितरण किया जाता है तो उसमें महिला पंच की उपस्थिति में ये सब किया जाएगा।
जिला परिषद व पंचायत समितियों द्वारा मनोनीत महिला सदस्य आंगनवाड़ी केंद्रों का निर्धारण कर सकती है, निरीक्षण भी कर सकती है वो, और इसके साथ वो परियोजना अधिकारी और सीडीपीओ को भी अपने साथ लेकर आ सकती है। और जिला और खंड स्तर पर खेलकूद प्रतियोगिताएं संबंधित जिला परिषद व पंचायत समिति द्वारा खेल विभाग के अधिकारियों की देखरेख में करवाई जाती है। इन प्रतियोगिताओं के लिए विभाग द्वारा इन संस्थाओं को वित्तीय सहायता भी उपलब्ध करवाई जाती है। तो विभाग जो है वो जिला परिषद व पंचायत समितियों से जो है वित्तीय सहायता भी प्राप्त करता है खेल विभाग, ठीक है। इसके अलावा गाँव में राशन कार्ड बनवाने, राशन डिपो आवंटित करने में ग्राम पंचायत राशन डिपो का निरीक्षण कर सकती है और खाद्य पदार्थों का वितरण सरपंच और पंच की उपस्थिति में किया जाता है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली की कमियों के संबंध में ग्राम पंचायत अपनी रिपोर्ट खाद्य एवं पूर्ति नियंत्रक को भेज सकती है। ग्राम पंचायतें स्टॉकमैन केंद्र और पशु चिकित्सालय के भवनों का रखरखाव करती है, जिसके लिए विभाग उन्हें वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाता है। ग्राम पंचायत की सिफारिश पर इन केंद्रों और डिस्पेंसरीज में कार्यरत कर्मचारियों को अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। इसके अलावा नलकूप पर आधारित जलापूर्ति योजना में कार्यरत कर्मचारी वर्ग अपनी हाजिरी ग्राम पंचायत द्वारा जो रजिस्टर लगाया जाता है उसमें वो लगानी होती है उनको, और पंचायत द्वारा प्रस्तुत की गई उपस्थिति रिपोर्ट के आधार पर ही उनको वेतन दिया जाता है। तो पंचायत के पास जो रजिस्टर होता है उसमें जो कर्मचारी है जो कि जलापूर्ति योजना में कार्यरत है तो वो उस रजिस्टर में अपनी अटेंडेंस देते हैं और उसी के बेस पर उनको पेमेंट दी जाती है। कृषि विकास अधिकारी गांवों के दौरे के समय ग्राम पंचायत द्वारा रखे गए रजिस्टर में अपनी हाजिरी अंकित करते हैं और कृषि विभाग से संबंधित प्रदर्शनी हो या फिर पौधा संरक्षण संयंत्र उपलब्ध करवाना हो तो इसके बारे में लाभार्थी का चयन ग्राम पंचायत की परामर्श के आधार पर किया जाता है। और यदि गांव का कोई व्यक्ति पुलिस हिरासत में लिया जाता है तो संबंधित थाना अध्यक्ष इस संबंध में सरपंच को ही जानकारी देता है। आइए अब देखते हैं कुछ विशेष बातें जो कि आपके एग्जाम पॉइंट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चंडीगढ़ के सेक्टर 28 में 5 करोड़ की लागत से हरियाणा पंचायत भवन का निर्माण करवाया गया है। तो 5 करोड़ की लागत से सेक्टर 28 चंडीगढ़ में हरियाणा पंचायत भवन जो है निर्माणित है। ग्राम पंचायत का मुखिया सरपंच होता है, पंचायत समिति का मुखिया प्रधान या चेयरमैन होता है, जिला परिषद का मुखिया सभापति या चेयरमैन होता है, नगर पालिका का प्रमुख चेयरमैन और नगर निगम का प्रमुख मेयर या महापौर इसको कहा जाता है। अगर हम बात करें राज्यपाल के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष होती है, राज्यसभा के लिए 30 वर्ष, मुख्यमंत्री के लिए 25 वर्ष, विधायक व लोकसभा सांसद के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष। राज्य सरकार व शासन का प्रमुख कौन होता है तो ये होते हैं मुख्यमंत्री। नौकरशाही का प्रमुख कौन होता है, सचिव होते हैं। हरियाणा में प्रथम मध्यावधि चुनाव 1968 में हुए थे, ठीक है। 30 जनवरी 1970 को चंडीगढ़ को पंजाब को देने की घोषणा को लेकर हरियाणा में प्रदर्शन किए गए। इसके अलावा चुनाव आयुक्त को संसद के द्वारा हटाया जा सकता है, जो चुनाव आयुक्त होता है। देन पंचायत का चुनाव गुप्त मतदान के द्वारा किया जाता है। और हरियाणा में सबसे कम उम्र की सरपंच रेखा रानी है। रेखा रानी फतेहाबाद जिले के छावला मोरी गांव की सरपंच है। रेखा रानी महज 21 वर्ष की उम्र में जो है सबसे कम उम्र में बनने वाली सरपंच है। हरियाणा में अगर पंचायत भंग हो जाती है तो 6 महीने के अंदर ही उसको चुनाव करवाने होते हैं। देन है जो राजीव गांधी स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ पंचायती राज एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट कहाँ पर है तो जो राजीव गांधी राज्य पंचायती राज और सामुदायिक विकास संस्थान हरियाणा के करनाल जिले में स्थित है, जो पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचित प्रतिनिधियों को प्रशिक्षित करने वाला संस्थान है, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं आपको एक और नई वीडियो में। टिल देन बाय।